नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है हम कक्षा 7 के पाठ पहले, ठीक है, जिसमें भाग प्रथम में हम जो है कविता पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पंछी के बारे में पढ़ाई की थी कि उसमें पंछी जो है वो कैद होके किस प्रकार से जो है वो सपने देखा करता है। तो इस भाग में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब हमने देखा है कि हमारे आसपास कई लोग जो है वो क्या है, पक्षियों को पालते हैं, उन्हें पिंजरे में रखते हैं। तो अब हमें अपने विचार देने कि उनको पालना, पिंजरे में रखना उचित है या नहीं। चलिए उत्तर देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, आजाद होकर विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि पक्षियों को कैद करके रखना, उन्हें पालना उचित नहीं है, क्योंकि वो किस लिए बने हैं, आसमान में उड़ने के लिए बने हैं और उन्हें भी क्या है, आजादी के साथ रहने का अधिकार है। तो इसलिए क्या है, उन्हें पालना, कैद करके रखना सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते। एक कटोरी में पानी पीने के लिए और खाने के लिए क्या है, कटोरी में मैदा या चना रख देते। इसके अलावा तोते को मौसमी फल या मिर्च भी खाने को दिया जाता। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। अब तोते का व्यवहार हमें पता है कि वो क्या है, जब हम उनसे बात करते हैं या वो बातें सुनता है तो वो क्या है, उसका अनुकरण करता है और उन्हीं बातों को क्या है, रटने लगता है। लेकिन तोता जो है वो भारी मन से खाना खाता। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता। अब वो भारी मन से खाना क्यों खाता था, क्योंकि वो कैद में था और उसे उस कैद में खाना खाना अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करना चाहता था, उस कैद से बाहर निकलना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से क्या होता है, उनका आजादी का हनन होता ही है, लेकिन पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस पे देखिए हमारे विचार इस प्रकार है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। क्या है, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, किस लिए, उड़ान भरने के लिए। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें क्या करते हैं, पराधीन बना देते हैं। हमें क्या, उन्हें गुलामी का जीवन जीने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी जो है वो आहार श्रृंखला को क्या करते हैं, नियमित करते हैं, उसका संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और अगर यदि पक्षी ही नहीं हुए तो टिड्डों की संख्या क्या हो जाएगी, अत्यधिक हो जाएगी। टिड्डों के साथ साथ जो कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या है, पक्षी खाते हैं, तो उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें पता है कि फसलें नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, अन्न का नुकसान हो जाएगा
और तो और कीट पतंगे जो है अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या है, नई नई बीमारियां जो है उससे मानव ग्रसित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या है, बिगड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें अनुमान और कल्पना के साथ देने हैं। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकीकरण, विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। अब मनुष्य जो है वो क्या है, विकास कर रहा है, और निरंतर विकास के कारण, औद्योगिकरण के कारण क्या है, विषैली गैसें, और इसके साथ साथ जल और हवा भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जो क्या है पक्षियों के लिए हानिकारक है। दूसरी और अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं। उन इलाकों को काट के क्या करना किया जा रहा है, भवन निर्माण किया जा रहा है, और पेड़ों को क्या है, और वनों को क्या है, काटा जा रहा है, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। और पक्षी कहाँ रहते हैं, अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, वनों में, वृक्षों पे, और उन्हें ही काटा जा रहा है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। अब वो क्या करते हैं, उनका भोजन जो होता है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ और फल फूल होते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला जो है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो। पिछले प्रश्न में हम देखा था कि पक्षियों आहार श्रृंखला में अपना कैसा वो क्या करती है, संतुलन बनाए रखती है, कीट पतंगों और टिड्डों को वो खाते हैं। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, वह बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध चाहिए, ठीक है, जिससे हवा और जल ये सब प्रदूषित हो रही है। ऐसी फैक्ट्रियों को क्या है, वनों से और शहरों से दूर ले जाकर प्रबंध करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को और पक्षियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। अब किसी कारणवश क्या है, आपको क्या है, अपना आवास बदलना पड़ रहा है, और उसी घर पे क्या है, एक पक्षी ने अपना क्या बनाया, घोंसला बनाया है। तो अब आप अपना घर बदल रहे हैं, तो उस घोंसले के लिए, उस पक्षी के लिए आप क्या प्रबंध करना चाहेंगे? यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाए और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को छेड़ा न जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर हम यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और उसे न छेड़े और उनका ध्यान रखें, ठीक है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जब तक उस घोंसले में जो अंडे हैं वो क्या है, उससे बच्चे निकल ना जाए और वो उड़ना न सीख जाए, तब तक उस घोंसलों को छेड़ा न जाए, उन्हें वैसा ही रहने दें। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। भाषा की बात यानी व्याकरण। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित
शब्द जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण देने। सबसे पहले हम विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण यानी किसी भी वस्तु की क्या है, अवस्था, रंग, गंध, स्वाद, आकार, ये सब हमें उससे प्रतीत हो तो हम उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हमें उदाहरण दिए हैं स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी। तो अब इसमें देखिए, जो श्रृंखला है वो कैसी है, स्वर्ण मतलब सोने जैसी है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में क्या है, पता चल रहा है कि वो सोने जैसी श्रृंखला है, मतलब श्रृंखला यानी जंजीर। तो जंजीर कैसी है, सोने की जंजीर है। तो ये क्या हो गया, स्वर्ण क्या हो गया, उसका गुण हो गया। लाल किरण सी, अब किरण जो है वो कैसी है, लाल है, उसका रंग क्या है, लाल। तो इसमें इसका विशेषण मतलब गुण क्या हो गया कि किरण जो है वो क्या है, लाल रंग की है। चलिए, तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हमें कविता में और देखने को मिलते हैं। जैसे कनक तीलियां है। अब जो तीलिया है, जो शलाखाएं है, वो कैसी है, कनक यानी सोने जैसी है। उसकी अवस्था हमें मालूम हो रही है, तो उसका गुण क्या हो गया, सोने जैसा। तो क्या हो गया, सोने की तीलियां, सोने की शलाखाएं। कटुक निम्बोरी, अब निम्बोरी जो है वो कैसी है, ठीक है, उसका गंध या स्वाद, ठीक है, कैसा है, तो उसका स्वाद कैसा है, कटुक, कड़वा है। तो ये उसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो ये उसका गुण विशेषण हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। तारक अनार, अब अनार जो है वो क्या है, पक्षियों को अनार के जो दाने हैं वो कैसे लग रहे थे, तारक जैसे, तारे जैसे लग रहे थे। तो अनार का वो गुण इसमें क्या प्रतीत हो रहा है, तारे जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को जो है सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे का और प्यासा। तो इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखने हैं। अब देखिए, ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण दिया गया है। समास क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, मतलब उसका विग्रह करके उसे छोटा रूप में बताना, मतलब बड़ी से बड़े वाक्य को या बात को छोटे रूप में बताना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब देखिए, हमें किसका उदाहरण दिया गया है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। पद क्या हो गया, पहला पद और दूसरा पद, ये तो ये क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब सम्मान होते हैं। मतलब दोनों पदों का महत्व जो है वो क्या होता है, समान होता है। उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और इसके बीच में जो हमें सामासिक चिन्ह जो बताया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इधर देखिए, इनका अर्थ जैसे होता है और, या, एवं, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है सामासिक चिन्ह का मैंने बताया है। तो इस प्रकार से हमें 10 उदाहरण और बताने हैं। तो देखिए, दाल रोटी, अब इस बीच में हमें सामासिक चिन्ह देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक है। अगर दाल और रोटी, दाल और रोटी में अगर हम और को लुप्त कर देते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ ये होता है दाल रोटी। तो ये इसका क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन,
दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो आपको ये द्वंद्व समास और इसके उदाहरण जो है वो आपको समझ आए होंगे, ठीक है, जिसमें हमने बताया है कि जहां पर क्या है संक्षिप्तीकरण हो जाता है वहां समास होता है, और द्वंद्व समास में किसका लुप्त हो जाता है, और, एवं, या, ठीक है। जब ये लुप्त हो जाता है, इसका संक्षिप्तीकरण हो जाता है, तो बीच में क्या आता है, समासिक चिन्ह आता है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ जो है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका दोहरान कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।